नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर द एग्जाम, उसके लिए इनके जो एमसीक्यूज है उनको हम प्रिपेयर कर रहे हैं। उनके थ्रू हम पूरा का पूरा जो सिलेबस है हमारा उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश में हम बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोग इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। ये क्लास 19 है, इसमें भी हम बहुत ही बढ़िया एमसीक्यूज जो कि एग्जाम में आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे, एंड आई होप आप लोग तैयार हो इनको आंसर करने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले सेशन में, होमवर्क दिया गया था आपको। द स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आर इंस्ट्रूमेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। सॉरी, तो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की जब हम बात करें तो वो कौन से मार्केट का पार्ट बनते हैं। तो इन लोन्स का ये है क्या, एक्चुअली ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, और ये जो इशू किए जाते हैं मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, यानी कि फिक्स्ड आपका जो है इंटरेस्ट आपको मिलता है, या फिर मैच्योरिटी के बाद आपको प्रॉफिट जो है वो फिक्स्ड होता है। तो इस तरीके से इशू किए जाते हैं ताकि स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस है, जो उनके रिक्वायरमेंट्स है, एक्सपेंडिचर, उसको फाइनेंस किया जा सके। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, और ये बॉन्ड के फॉर्म में। तो बॉन्ड के फॉर्म में जब भी हम कहते हैं तो दैट इज पार्ट ऑफ द डेट मार्केट। ठीक है, तो मेनली ये डेट मार्केट का पार्ट बनेगा, मनी मार्केट नहीं है, क्रेडिट मार्केट नहीं है, डेरिवेटिव मार्केट नहीं है। ये सारे शॉर्ट टर्म, एक और चीज जो है ये जो है बॉन्ड्स के फॉर्म में। ऑल्सो ये लॉन्ग टर्म के लिए मोस्टली होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए मोस्टली होता है, एंड इस वजह से हम कह सकते हैं डेट मार्केट का पार्ट है ये। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द डेट मार्केट। बॉन्ड से रिलेटेड जो मार्केट है उसे हम डेट मार्केट कहते हैं। शेयर्स, इक्विटी से रिलेटेड जो मार्केट है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का क्या मतलब, इकोनॉमी में एक साल से कम अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कोई भी जो लेंडिंग और टेकिंग मनी होता है उसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे मनी मार्केट जो है शॉर्ट टर्म, ये डेट मार्केट हम कह सकते हैं बॉन्ड से रिलेटेड। इस वजह से सी इज द राइट आंसर। इस सेशन के सबसे पहले क्वेश्चन को आप देख रहे हो अपने सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या है। सिंपली फाइनेंशियल मार्केट क्या है, यहाँ पर अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो कि जहां पर जो है बोरोवर्स एंड लेंडर्स होते हैं, जो लोग पैसे दे रहे हैं, जो लोग पैसे लेना चाहते हैं, वो सभी वहां पर होते हैं। जो लेंडर्स है दे कैन बी इन्वेस्टर्स, और जो बोरोवर्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पर इश्यू करते हैं। ओके, तो इस पूरे मार्केट को हम मेनली फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। अलग अलग तरह की चीजें होती हैं यहाँ पर इंश्योरेंस होगा, यहाँ पे आपका जो है पेंशन भी होगा, सारी चीजें होंगी, तो उसे हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। तो ऐसे मार्केट, ये कोई फिजिकल मार्केट नहीं है, बट देन जहां पर आप एक एक्सचेंज ले लो, स्टॉक एक्सचेंज ले लो, या फिर ऐसे ही ऑनलाइन जो है साइट्स ले लो, वो सारे फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। तो ऐसे फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या है, मेन यूजेस क्या है। प्राइस डिटर्मिनेशन, फंड मोबिलाइजेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन तीनों के मतलब अगर आपको पता है फटाक से आप आंसर कर दोगे। यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन, यस, जो अलग अलग शेयर्स है उनके प्राइस डिटरमाइन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके से उसकी डिमांड है, क्या उसकी सप्लाई है, उसके बेसिस पर ये प्राइसेस जो है डिसाइड होते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, तो प्राइस डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द फंक्शन। फंड मोबिलाइजेशन भी फंक्शन है। फंड मोबिलाइजेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह फंड्स को मोबिलाइज करना, एंड देन वो प्रॉफिट्स को मोबिलाइज करना, दैट इज ऑल्सो पार्ट। और ये कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो कोई फंड क्यों लेता है, कोई इन्वेस्ट क्यों करता है, कोई जो इन्वेस्टमेंट है वो लेता क्यों है, सो दैट दे कैन एक्सपैंड। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, और भी ज्यादा कैपिटल फॉर्म होने का मतलब ये है कि 1 रुपए यूज करके इसमें से आगे आप 100 रुपए जो है बना रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये चीज करने के लिए ही कोई ना कोई इन्वेस्ट करता है, 100 बनाओगे तभी प्रॉफिट दोगे, और जो ले रहा है उसे भी प्रॉफिट हो, उसके लिए ही वो लेता है, राइट। तो ऑल द 3 थिंग्स यहाँ पर सही है, सो डी इज द राइट आंसर। अगर आपने डी जवाब दिया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल डन दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने देखिए, which among the following statement is or are correct with respect to price discovery in financial markets। ठीक है, प्राइस डिस्कवरी की जो हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। प्राइस डिस्कवरी का क्या मतलब है, लेट्स से एक कंपनी ने शेयर्स अपने जो है वो इश्यू किए हैं, और यहाँ इश्यू करने पर जो ईच शेयर का प्राइस है वो उस कंपनी के परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन, उसका जो जिस तरीके का लोगों में इंप्रेशन है उस पर डिपेंड करेगा।
ये सारी चीजें उसे कैसे पता चलेंगी, मार्केट से पता चलेंगी, राइट। तो फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस डिस्कवरी जो है बहुत ही बढ़िया एक फंक्शन होता है कि उनके शेयर्स कितने के जाने चाहिए, और उसकी जो डिमांड है वो अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली शेयर्स के प्राइसेस फिर बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल मार्केट से हमें पता चलता है। तो ये प्राइस डिस्कवरी जो फंक्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर है। स्टेटमेंट देख लो आप यहाँ पर, प्राइस डिस्कवरी enables traders to determine whether buyers और sellers are dominant। ठीक है, बायर्स के हिसाब से प्राइस जो है वो जा रहा है या फिर सेलर्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आईफोन अगर आप ले लो तो वो उसका जो प्राइस है वो आईफोन वाले सेलर्स जो है वो सेट करते हैं, क्योंकि आईफोन ने अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया है, और फिर जिसको भी मतलब ये प्राइस है आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, राइट। हमें कम में चाहिए तो नहीं, वो नहीं हो पाएगा, राइट। तो वो सेलर्स डिटरमाइन करते हैं, और कई बार ऐसा होता है बहुत सारे मार्केट जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है वहां पे बायर्स डिटरमाइन करते हैं, वहां पे 10 में मिल रहा है आप 11 में दे रहे हो, मैं आपसे नहीं लूंगा, तो वो कहेगा मैं 9 में देता हूँ, राइट। तो ये चीजें हम कह सकते हैं कि इस तरीके से होती है। ऐसा ही फाइनेंशियल मार्केट में भी होता है। प्राइस डिस्कवरी एनेबल्स दिस, ये सही है क्या? प्राइस डिस्कवरी हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द फेयर मार्केट प्राइस, सही मार्केट प्राइस क्या है should be at any point of time, वो भी हेल्प करता है। if a buyer is willing to take on the risk of a fall in prices, let's say आज किसी चीज का, किसी शेयर का जो है प्राइस है 100 रुपीज है, तो एक बायर क्या करता है, उसे खरीद लेता है फॉर द रिवॉर्ड ऑफ अ लार्ज राइज इन प्राइस। ठीक है, आगे जाकर लेट्स से ये जो प्राइस है ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ये एंटिसिपेट किया उसने जो भी शेयर खरीद रहा है, लेट्स से इसका प्राइस 500 होने वाला है। नॉर्मली मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस लेट्स से 90 रुपीज है, बट ये वाला शेयर जो है ये 100 रुपीज का है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर पूछा गया है फॉर द रिवॉर्ड ऑफ अ लार्ज राइज इन प्राइस दे माइट बी विलिंग टू पे लेस। ठीक है, आगे से पता है कि ये जो शेयर अगर लेगा तो आगे जाकर 5 टाइम्स हो जाएगा, 500 ही कैन सेल इट देन। ठीक है, ऐसे में ये जो पर्सन है एक कम वाला शेयर उसके पास है, बट ये पता है कि आगे जाके ये जो है इसका रेट बढ़ेगा नहीं, ये बढ़ेगा, ये पता है उसे। तो ऐसे में वो क्या खरीदेगा, 90 वाला खरीदेगा, 100 वाला खरीदेगा? आप ही बताओ आप क्या खरीदोगे जब आपको पता है कि 90 वाला जो है ये सिर्फ 100 होने वाला है, बट ये 100 से 500 होने वाला है, तो आप क्या खरीदोगे? इवन दो प्राइस ज्यादा है इसका तब भी आप ये खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है कि आगे जाकर आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे कहा गया है कि दे माइट बी विलिंग टू पे लेस, लेस वाला आप चुनोगे क्या? नहीं, तो ये तो गलत है। दे माइट बी विलिंग टू पे मोर, उन्हें जब पता है कि आगे जाके प्रॉफिट होगा तो चलो थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, पर आगे जाके मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, दे माइट बी विलिंग टू पे मोर, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों ही सही है जो हमने पढ़ा, तो 1 and 2 ओनली इज करेक्ट, इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी किन किन चीजों पे डिपेंड नहीं करती है वो यहाँ पर पूछा गया है। मार्केट स्टेबिलिटी, इज इट रिस्क एपेटाइट, अवेलेबल इंफॉर्मेशन या सप्लाई एंड डिमांड? तो सबसे जो आंसर यहाँ पर हम कह सकते हैं जो कि ज्यादा रिलेवेंट नहीं है उसको हमें चुनना है। तो मार्केट स्टेबिलिटी से प्राइस डिस्कवरी का बहुत ज्यादा लिंक नहीं है। हाँ, मार्केट स्टेबल होगा तो प्राइसेस जो है अच्छे से पता लगेंगे, ये हो सकता है, बट देन प्राइस डिटरमाइन उसके वजह से होता है, ये हम नहीं कह सकते। रिस्क एपेटाइट, कोई ऐसा, हमने पिछले उसमें देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि आगे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, तो वो थोड़ा सा महंगा जो शेयर है वो भी खरीद लेता है, तो वो रिस्क ले रहा है। तो ऐसा रिस्क एपेटाइट रहेगा तो महंगे शेयर्स की भी डिमांड रहेगी। ओके, तो प्राइसेस जो है रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करती हैं। यहाँ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जैसे इंफॉर्मेशन उन्हें है कि आगे जाके गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने वाला है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब करता है तो चीजों के जो दाम है वो भी बढ़ते हैं, तो ऐसे में जब उन्हें पता रहेगा कि ये होने वाला है, लाइक बजट आने वाला है, तो उस हिसाब से लोग शेयर्स वगैरह खरीदते हैं। तो अवेलेबल इंफॉर्मेशन आल्सो डिटरमाइंस प्राइस डिस्कवरी। सप्लाई एंड डिमांड पे तो चलो वैसे डिपेंडेंट है ही है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं किसी शेयर की तो उसके प्राइसेस ज्यादा होंगे, ज्यादा सप्लाई है किसी शेयर की तो उसके प्राइसेस कम होंगे, तो इस पे तो डिपेंडेंट है ही है। यहाँ पूछ रहा है नॉट अ फैक्टर, तो मार्केट स्टेबिलिटी यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता, स्टेबल हो नहीं हो, बट प्राइस तो डिस्कवरी वहां पर आपकी हो ही रही है, प्राइसेस जो है उसका पता चल ही रहा है मार्केट में, तो ये ए जो है दैट इज नॉट करेक्ट यहाँ पे। द मैक्सिमम पीरियड फॉर टर्म मनी इज, ठीक है, तो टर्म मनी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम मनी जो मार्केट है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर टर्म मनी की जब हम बात करें तो इसका जो मैक्सिमम पीरियड है वो आप देखोगे वो है 1 ईयर का। ठीक है,
2 डेज, 7 डेज, 14 डेज या फिर 1 ईयर, ये पूछा गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 ईयर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ हम अलग अलग तरीके के जो है इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। एक तो कॉल मनी हो गया, एक तो हमारा नोटिस मनी हो गया, एंड देन दूसरा जो है टर्म मनी हो गया। ये सब क्या है? ये सब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर ऐसे वेज है जिनके थ्रू बैंक्स या फिर जो एंटिटीज हैं वो पैसे का लेन देन करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए। कॉल मनी की जब हम बात करें तो मैक्सिमम 1 डे के लिए, आज लिया एक बैंक ने, देना बैंक ने लेना बैंक से लिया और फिर वापस करना है उसे कल ही, ठीक है, तो उसे हम कॉल मनी कहते हैं। अब नोटिस मनी जो है 2 डेज से लेके 14 डेज तक ये होता है, एंड देन टर्म मनी इज 14 to 1 ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो वर्क करते हैं। मैक्सिमम पीरियड फॉर टर्म मनी पूछा गया है तो वो होगा हमारा 1 ईयर, राइट। सो डी इज द राइट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नोटिस मनी मार्केट, ठीक है। नोटिस मनी मार्केट की जब हम बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछा जा रहा है। अभी अभी हमने देखा 3 तरीके के जो है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके जो टर्म है, उसका जो टेन्योर है, उसके बेसिस पर उन्हें उनका नाम जो दिया गया है। अगेन हम देख लेते हैं कॉल मनी की जब हम बात करें, 1 डे के लिए आप किसी को पैसे दे रहे हो और फिर वापस ले रहे हो, दैट इज कॉल मनी। देन नोटिस मनी जो है 2 डेज से लेके 14 डेज के लिए, 2 to 14 डेज के लिए अगर आप ले रहे हो, दैट इज नोटिस मनी। तीसरा हमारा टर्म मनी है। टर्म मनी यानी कि आपने पैसे दिए और कहा कि भाई मुझे 4 महीने में दे देना, तो वो टर्म मनी होगा। अगर आपने कहा कि 7 दिन में वापस कर देना, तो वो नोटिस मनी मार्केट का पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 डेज से लेके 1 ईयर तक के लिए दिया जाता है। तो ये सिर्फ नाम है जो कि टेन्योर पे डिपेंडेंट है, जिसके लिए आप वो पैसे दे रहे हो। फंड्स लेंट फॉर अ पीरियड रेंजिंग बिटवीन 2 days to 14 days, जी हाँ, उसे हम नोटिस मनी कहते हैं। दिस मार्केट इज सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई, ऑब्वियसली सुपरवाइज तो होगा ही। non-banking institutions can function both as lenders and borrowers in this market, ठीक है। तो नॉन बैंकिंग एनबीएफसी जो है नोटिस मनी मार्केट में ओनली लेंडर्स के रूप में वो फंक्शन कर सकते हैं। ये आरबीआई के बनाए हुए जो है रूल्स हैं, वहां वो बोरोअर्स नहीं बन सकते, वो जाके बोरो नहीं कर सकते इस मार्केट में से, वो ओनली लेंडर्स बन सकते। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट सही नहीं है। 1 and 2 ओनली इज करेक्ट, एंड सो ए इज द राइट आंसर, राइट। 6th क्वेश्चन देखिए, द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम जो कि कॉल सिस्टम का पार्ट है, यूज्ड टू कंडक्ट ट्रेड विथ रेस्पेक्ट टू मनी मार्केट, ये किसके द्वारा सेटअप किया गया है, ठीक है। तो जो ट्रेड कंडक्ट किया जाता है मनी मार्केट का, शेयर्स लेट्स से खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो ये सारा एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे होता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का नाम है एनडीएस कॉल सिस्टम, ठीक है। एनडीएस क्या है? नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसे सेटअप किसने किया है, किसके द्वारा सेटअप किया गया है? इज इट सेबी, आरबीआई, एनडीएस अथॉरिटी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रिलेटेड, बट यहाँ पर सही जवाब है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे सेटअप किया गया है। तो द राइट आंसर इज आरबीआई, जो कि बी है, ओके। अब 7th क्वेश्चन देखिए, द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ ट्रेजरी बिल्स इज, तो ट्रेजरी बिल्स का नाम जब आप सुन रहे हो, ये कौन इशू करता है, किस लिए इशू करता है? तो ये जो बिल्स हैं, ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए ये इन्हें इश्यू करता है। और ये मोस्टली जो इम्पोर्टेंट बायर्स हैं, इसके बैंक्स हो गए, ये सारे जो है इन्हें खरीदते हैं। तो ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं, और इन बिल्स को कौन इशू करता है वो पूछा जा रहा है यहाँ पर। ट्रेजरी बिल स्टेट गवर्नमेंट नहीं इशू करता है, कॉर्पोरेट्स या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू नहीं करते हैं। तो द करेक्ट आंसर हियर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ये सब नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या इशू किया जाता है? स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ठीक है। तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट्स है इनके ओनली। ट्रेजरी बिल्स इज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। 8th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दैट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम अ सिंगल सब्सक्राइबर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? एक अमाउंट ऑफ मनी जो है आप एक एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मनी लिया जा सकता है। बहुत ही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स लेट्स से हैं, या फिर कोई एंटिटीज हैं जो कि अपने मनी को एक जगह पे पार्क करके उस पर प्रॉफिट पाना चाहते हैं, तो वो डिपॉजिट करेंगे उसे और सामने उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलेगा। तो इस चीज को हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और इसमें ये पूछा गया है कि मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए फॉर दिस टू हैपन। इज इट 2 lakhs, 5 lakhs, 8 lakhs या 10 lakhs?
राइट। तो इसमें हम कह सकते हैं बी 5 लाख जो है सही जवाब है। 5 लाख इज द राइट आंसर। अब 9th क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इन इंडिया। पहला यहाँ पर है इट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है इट कैन बी इशूड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तीसरा है ओनली इंडियन रेसिडेंट्स कैन इन्वेस्ट इन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, राइट। तो यहाँ आप देखिए इट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये चीज तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है इट कैन बी इशूड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी सही है। ओनली इंडियन रेसिडेंट्स ये गलत है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट इश्यू दिस, ओनली शेड्यूल्ड जो है कमर्शियल बैंक्स हो गए या और कुछ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही इन्हें इशू कर सकते हैं, एनबीएफसीज नहीं इशू कर सकते। तो दूसरा तो यहाँ पर गलत है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। ओनली इंडियन रेसिडेंट्स कैन इन्वेस्ट इन दीज, ठीक है, एक्चुअली सी डी होना चाहिए, इट इज नॉट सी पी। तो इंडियन रेसिडेंट्स ओनली कैन इन्वेस्ट इन दिस, ये चीज गलत है। नॉन रेसिडेंट इंडियंस एनआरआई आल्सो कैन इन्वेस्ट इन दीज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो यहाँ पर 3 भी गलत है, इस वजह से सही जवाब हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शंस कैरीड आउट बाय ट्राई पार्टी एजेंट इन ट्राई पार्टी रेपो ट्रांजैक्शंस। तो ट्राई पार्टी एजेंट कौन है और ट्राई पार्टी रेपो ट्रांजैक्शन क्या है? रेपो ट्रांजैक्शंस आर नथिंग बट रीपर्चेज ट्रांजैक्शंस, जहां पर आप कोई किसी से पैसे लेट से ले रहे हो। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं द आरबीआई एंड द बैंक। तो बैंक यहाँ पर लेट से आरबीआई से पैसे ले रहे हैं, तो सामने उन्हें उनके जो सिक्योरिटीज उनके पास हैं वो देना होगा टू द आरबीआई, ओके। और फिर बाद में ये बैंक्स कहते हैं कि वी विल बी रीपर्चेजिंग देम, ठीक है। बैंक ने आरबीआई से पैसे लिए तो आरबीआई कहता है कि तुम लौटाओगे, इसकी गारंटी क्या है? तो वहां पर वो सिक्योरिटीज उनके पास, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मोस्टली वो देते हैं, वो फिर वापस से वो रीपर्चेस करते हैं और फिर उसके ऊपर एक इंटरेस्ट लगता है, रेपो रेट उसे हम कहते हैं। तो इस तरीके के रीपर्चेज ट्रांजैक्शंस को हम रेपो कहते हैं। ये किसी के द्वारा भी किए जा सकते हैं, कोई भी एंटिटीज के द्वारा। और यहाँ पर किससे आपको जो है ये पैसे लेने हैं और कहाँ पर ये कितना इंटरेस्ट रेट होगा और क्या इंटरेस्ट रेट सही है, ये सारे चीजों से रिलेटेड एक एजेंट इंटरमीडियरी, यहाँ पर तो आप देख रहे हो आरबीआई और बैंक के बीच में कोई नहीं है, बट कोई और एंटिटी से लेट्स से बैंक 1 और बैंक 2 के बीच में ये जो है ट्रांजैक्शन हुआ, तो बीच में एक एजेंट रहेगा और ये ट्राई पार्टी एजेंट कहलाता है। और ये एजेंट कहता है कि आपको बैंक 2 से ये रेपो करना चाहिए या बैंक 3 से करना चाहिए, कौन सा सही है, किस तरीके से करना चाहिए, इससे रिलेटेड हेल्प जो करता है उसे ट्राई पार्टी एजेंट कहते हैं। तो इस एजेंट का काम क्या है, क्या फंक्शन है? कोलेटरल सिलेक्शन, पेमेंट एंड सेटलमेंट, कस्टडी एंड मैनेजमेंट। कोलेटरल क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो ये दिया जा रहा है ये कोलेटरल ही है, गिरवी जो हम रखते हैं ना उसी तरीके का है ये। तो कोलेटरल सिलेक्शन यहाँ पर ट्राईपार्टी एजेंट के द्वारा किया जाता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट भी, ऑल्सो कस्टडी एंड मैनेजमेंट भी किया जाता है। तीनों ही चीजें, सो डी इज द राइट आंसर। ओके, कस्टडी एंड मैनेजमेंट क्या, कोलेटरल का हो गया, मनी का हो गया, उसको मैनेज करना, पेमेंट जो किया जा रहा है और वो सेटल हो रहा है या नहीं, पहुंच रहा है या नहीं, इससे रिलेटेड चीजें भी देखता है। तो सारे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो ट्राई पार्टी एजेंट के द्वारा की जाती है, एंड दैट पर्सन और द एंटिटी इज द इंटरमीडियरी, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर। 11 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो ये जो रेपो ऑपरेशंस की मैंने बात की इन द प्रीवियस स्लाइड, वो मोस्टली 1 ईयर तक ही होते हैं। इससे ज्यादा के जो रेपो ऑपरेशन, इससे ज्यादा समय के अगर रेपो ऑपरेशंस करने हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कहते हैं सिंपली। और ये इसका जो है मिनिमम 1 ईयर से लेके 3 इयर्स के लिए अगर ये रेपो ऑपरेशन किए जाते हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कहते हैं। और ये जो मैक्सिमम टेन्योर है वही पूछा गया है यहाँ पे, इज इट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 4 ईयर? सो द करेक्ट आंसर इज सी, 3 इयर्स, राइट। 12th क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट। तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है? तो प्राइमरी मार्केट यहाँ पर शेयर जो इश्यू किए जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट इश्यू करता है, इश्यू यानी कि पहली बार मार्केट में लेकर आता है, तो दैट मार्केट इज द प्राइमरी मार्केट। यहाँ पर जिन्होंने भी खरीदा, लेट्स से बैंक ने खरीदा, अब ये आगे जाके जो है इश्यू किए गए, ऑलरेडी कभी इश्यू किया गया शेयर है, अब वो आगे जाके बेच रहे किसी और को,
तो दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी मार्केट। तो ये सेकेंडरी मार्केट है, ये प्राइमरी मार्केट है। तो प्राइमरी मार्केट में चीजें इश्यू की जाती हैं, प्राइमरी डीलर्स उन्हें खरीदते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें बैंक्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट के कंपोनेंट्स यहाँ पर क्या है वो पूछा जा रहा है। आईपीओ मार्केट, तो आईपीओ हम जानते हैं फुल फॉर्म इसके इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, और ये शेयर्स पहली बार जब आप इश्यू करते हो वो होते हैं, और ये इनिशियली पहली बार अगर आप इश्यू कर रहे हो तो वो प्राइमरी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, नॉट सेकेंडरी मार्केट। तो ये यहाँ पर गलत है। तो जैसे ये गलत हुआ, हमारा सही जवाब आ गया विच इज बी, सिक्योरिटीज ऑक्शन मार्केट एंड डीलर ओवर द काउंटर मार्केट। तो ये दोनों ही जो हैं ऑलरेडी इश्यूड शेयर्स, ऑलरेडी इश्यूड इंस्ट्रूमेंट्स को बेचने के लिए, खरीदने के लिए जो मार्केट है वहां पर होता है। तो ये दो तरीके से, डीलर के थ्रू या फिर ऑक्शन के थ्रू ये होता है। तो इस यहाँ पर हम कहेंगे कि ये दोनों जो है सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है, ऑलरेडी इश्यूड इंस्ट्रूमेंट्स को बेचा खरीदा जाता है। तो ये हमारा सही जवाब होगा विच इज बी। 13 देखिए, द प्रोसेस बाय विच फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ एन इन्वेस्टर आर कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फिजिकल सर्टिफिकेट जो इंस्ट्रूमेंट्स है, सिक्योरिटीज हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इज इट डीम्यूचुअलाइजेशन या फिर डीमेटीरियलाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन या मोनेटाइजेशन? दो तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये दोनों तो नहीं है, ये रिलेटेड ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ डीमेटीरियलाइजेशन इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर, जहां पर जो मटेरियल फॉर्म में फिजिकल सर्टिफिकेट जो है उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो। कोई शेयर्स आपके पास है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो उससे हम डीमेटीरियलाइजेशन, डीमैट अकाउंट जो आप ओपन करते हो, डीमैट इज नथिंग बट डीमेटीरियलाइजेशन। ठीक है, तो डीमेटीरियलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर हियर, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो डीम्यूचुअलाइजेशन, म्यूचुअली ओन्ड जो कॉर्पोरेशंस या कंपनीज होते हैं उन्हें शेयर, उसके जो है शेयर्स इश्यू अगर किए जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड डीम्यूचुअलाइजेशन, राइट। तो ये बी इज द राइट आंसर हियर। अब देखिए 14 क्वेश्चन, द मैक्सिमम टेन्योर फॉर कमर्शियल पेपर इज। कमर्शियल पेपर का मैक्सिमम टेन्योर क्या है? कमर्शियल पेपर एक्चुअली होते क्या है? ये जो है अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और ये इश्यू किए जाते हैं बाय मेनली बाय कॉर्पोरेट्स। ठीक है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े कंपनीज के द्वारा, जो कि काफी ट्रस्टेड हैं। तो उन्हें जो है पैसे देने के लिए ये कमर्शियल पेपर जो है इश्यू किए जाते हैं, और वो पैसे कितने टेन्योर के लिए मैक्सिमम इश्यू किया जाता है वो पूछा गया है। इज इट 1 मंथ, 7 डेज, 6 मंथ या 1 ईयर? सो द करेक्ट आंसर हियर इज 1 ईयर। 1 साल के लिए ये इश्यू किए जाते हैं कमर्शियल पेपर, एंड डी यहाँ पर सही आपका जवाब होगा इस हिसाब से। 1 ईयर के लिए मैक्सिमम टेन्योर इसका होता है, राइट। ये 15 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। द नंबर ऑफ डिपॉजिटरीज फंक्शनल इन इंडिया इज और आर। इंडिया में कितने डिपॉजिटरीज फंक्शनल हैं? अगर आपको उनके नाम भी पता है तो वो भी आप लिख सकते हो। इज इट 1, 2, 3 और 4, जो भी आपको सही लगता है प्लीज मेंशन कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई भी आपको क्वेरी आती है तो आप कॉल कर सकते हो हमें 8146207241 पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हो, अपने क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हो, या फिर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हो hello@edutap.co.in पर, एंड वी विल ओनली कॉन्टैक्ट यू, राइट। तो इस सेशन को आप अच्छे से देखना, शेयर भी करना लोगों के साथ, और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।